KP classes dedicated to excellence. Discuss basic Article 19, and the purpose is just to get familiar with the law, like the language of the law. That is the purpose. So for that, we are going to discuss this Article 19 in detail. What kind of freedom it talks about? This is the second category of rights that is given under Part 3 of Indian Constitution. जो आपका Part 3 of Indian Constitution है, इसकी एक जो सेकंड कैटेगरी है, पहले हमने देखे राइट टू इक्वलिटी में कौन कौन से राइट्स आते हैं, उनकी क्या लैंग्वेज है, वो सारी चीजें हमने समझी। फिर जब हम राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, फ्रीडम मतलब क्या है कि आपको फ्री करने के लिए, लाइक आपकी फ्रीडम किस तरह से इंश्योर की जाती है, कितने टाइप की फ्रीडम आपके पास है, और वो जो फ्रीडम आपकी है उस पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस है, फ्रीडम के नाम पे आप क्या नहीं कर सकते, वो सारी चीजें हम इस आर्टिकल में सीखने वाले हैं, जो आपका आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22 है। और ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं, क्योंकि इसके बिना यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ। आर्टिकल 21 आपको क्या देता है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ का मतलब क्या है कि आपको कोई आपकी लाइफ को आपसे नहीं छीन सकता, आपको कोई उठा के जेल में नहीं डाल सकता, आपको कोई बिना रीजन के आपको बंद नहीं किया जा सकता, आपको नहीं, वो सारी चीजें क्या है, ये बेसिक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए। इसीलिए आपके ये जो आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22, ये आपके द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 19(1)(a क्या बात करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है कि आई एम फ्री टू हैव एनी फेथ, एंड आई हैव दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग माई बिलीफ, एक्सप्रेसिंग माई फेथ। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब जैसे इंडिया में बहुत बार फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की जाती है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इंडिया में वो कोई अलग नहीं है। फ्रीडम ऑफ प्रेस आपका इसी में इम्प्लाइड होता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि सभी को, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो कोई न्यूज एजेंसी है, कोई न्यूज चैनल है, सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। फिर उसके बाद क्या होगा, फ्रीडम ऑफ असेंबली है। फ्रीडम ऑफ असेंबली का मतलब क्या है कि अगर आप मान लो गवर्नमेंट के अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हो ना, तो आपके पास ये फ्रीडम है। जैसे मान लो 1919 का मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। लोग एक एक लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक जो लॉ था जिसको ब्लैक, उसमें भी हम पढ़ते हैं कि ब्लैक लॉ उसको बोला जाता था, उस लॉ के अगेंस्ट में लोग आकर के पीसफुल असेंबली कर रहे थे। 13 अप्रैल कोई फेस्टिवल था पंजाबी का, तो सिख का, वो वहां पे आकर के एक पीसफुल असेंबली कर रहे थे, और उसमें उन पे क्या किया गया, उन पे गोलियां चला दी गई। क्यों चलाया गया, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनके पास कोई फंडामेंटल राइट्स ही नहीं थे, कोई कन्विक्शन नहीं हुआ जिसने वो ऑर्डर दिया, कुछ भी नहीं हुआ उस चीज में। तो अब क्या है, अब ऐसी चीजें नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ऊपर कोई पीसफुल असेंबली, लेकिन हाँ, इसकी भी रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि जो आपकी असेंबली की फ्रीडम है, वो क्या है कि वो जो असेंबली है उस वो ऐसी नहीं हो सकती कि आर्म नहीं हो सकती। आप गन लेकर के, आप किसी को डरा करके, आप अपने हाथों में वेपन्स लेकर के वो असेंबली नहीं कर सकते। एक कंडीशन है कि आपकी जो असेंबली है वो पीसफुल होनी चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट, अगर कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता है, तो गवर्नमेंट हमेशा जगह प्रोवाइड करती है आपको। जंतर मंतर आपको जगह दे दी गई है कि अगर आप गवर्नमेंट से आपकी कोई नाराजगी है, आप आकर के प्रोटेस्ट करो। और ऐसा नहीं है कि उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। अगर इसीलिए अब ऐसा नहीं हो सकता कि गोली चला दी गई, बिकॉज दीज फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन। अगर आपको पता है तो भी आपके पास ये राइट्स हैं, अगर आप नहीं भी जानते तब भी आपके पास ये राइट्स हैं। दिस इज द थिंग। देन आफ्टर दैट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, कि आप एसोसिएशंस बना सकते हैं जिसमें आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह आती हैं। ये जब हम आगे चीजें करेंगे तो आपको और समझ आएगा कि आप एसोसिएशन बनाने के लिए आपके पास फ्रीडम है। उसके बाद आपका आता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्री हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आप दूसरी कंट्री जाते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। आप क्या करते हो, इंडियन एम्बेसी में अप्लाई करते हो, वो आप पहले तो आप पासपोर्ट बनवाते हो, उसकी पूरी वो प्रोसेस आपकी चेक होती है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी क्या वो सारी चीजें, नेशनैलिटी वगैरह सारी चीजें चेक होती हैं। उसके बाद आपको इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। फिर अगर आप दूसरी कंट्री जाते हैं, वहां से परमिशन लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि वहां पे आपका ये राइट अप्लीकेबल नहीं होता, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। लेकिन अब सपोज आप यूपी में हो, आपको दिल्ली जाना है, आपको कोई परमिशन चाहिए? नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर हैविंग राइट टू मूवमेंट। आप कहीं भी जा सकते हो। और गवर्नमेंट का काम क्या है कि वो उस मूवमेंट को फ्री रखे। ऐसा नहीं हो सकता कि उस मूवमेंट के लिए पैसा लेने लग जाए।
इसीलिए जैसे मैंने टोल रोड वाला एग्जांपल दिया था, अगर मान लो दो सिटीज है ना, तो दो सिटीज के बीच में अगर केवल एक रोड है तो उस पर टोल टैक्स नहीं लिया जा सकता। क्यों? अगर मान लो, जैसे मान लो ये दिल्ली है और ये यूपी है, फॉर एन एग्जाम्पल, ये हो गया दिल्ली और ये हो गया यूपी, इसके बीच में केवल एक रोड है और उस पे गवर्नमेंट ने लगा दिया टोल टैक्स कि हम तो आपको स्पीडी रोड दे रहे हैं, हम तो आपको अच्छी रोड दे रहे हैं, आपको टैक्स दे के जाना पड़ेगा। अब क्या हो गया, सबके पास है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब मान लो किसी के पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो क्या उसकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट खत्म कर दी जाएगी? इसीलिए आपके टोल रोड वहीं पे टोल लगाया जाता है जहां पे आपके पास अल्टरनेट रोड अवेलेबल होता है। दिल्ली से यूपी आने के बहुत रास्ते हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना दिया गया जिसपे आपको टोल देना पड़ता है क्योंकि आप वहां पे टाइम बचाते हैं, आप स्पीड से जाते हैं। साक्षी, अगर कहीं पे भी आपका डाउट हो आप चैट बॉक्स में बता सकते हो, आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका आता है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। अब जैसे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, ये भी आपका अब्सोल्यूट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। आप, ऐसा नहीं है कि कुछ आर्म्ड एरियाज होता है, कुछ मिलिट्री एरियाज होते हैं जहां पे आप नहीं जा सकते। आपको ये आपको क्लियरली समझ आता है। ऐसा नहीं कि आप जे एंड के एकदम बॉर्डर पे जा करके आप, वो फ्रीडम आपके पास नहीं है क्योंकि वो किस में आता है, रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन में आता है। कुछ मिलिट्री एरियाज होते हैं, कुछ आर्म्ड फोर्सेस के एरियाज होते हैं, कुछ एम्बेसीज एरियाज होते हैं जहां पे आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के घर में घुस के जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, वो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन में आता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए फ्री हैं। दैट डज नॉट मीन कि आप कहीं पे भी जाने के लिए फ्री। दिस इज अबाउट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फिर फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस क्या होता है कि आप कहीं पे भी रहने के लिए फ्री हैं, कि आप इंडिया के किसी भी पार्ट में किसी भी जगह घर बना करके रहने के लिए आप फ्री हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। लेकिन अगेन इसमें भी आपकी कुछ रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। वो क्या है, जैसे मान लो आप किसी ऐसी जगह रहने के लिए जाते हो जो आर्म्ड एरियाज, जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए रिजर्व्ड एरियाज, तो आप वहां नहीं रह सकते। द मीनिंग इज सिंपल कि आप हर जगह थोड़ी अलाउ कर सकते हैं, वो आपकी रिस्ट्रिक्शंस में आता है। सो ऑन एन एवरेज एवरीबडी इज फ्री टू फॉर्म द एसोसिएशन। सबके पास फ्रीडम है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्री है। इसीलिए जो टोल रोड होती है उनको फ्री, मतलब टोल रोड तभी होती है जब अल्टरनेट रोड अवेलेबल हो। उसके बाद आपका क्या है, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। आप कहीं पे भी रहना चाहते हो तो आपको उसकी भी फ्रीडम है। फिर उसके बाद आर्टिकल एफ, ये जो हुआ करता था आपका राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इसको रिपील कर दिया गया बाई 1978 में। इसको रिपील कर दिया गया बाई 44th अमेंडमेंट। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, ना तो आपको अमेंडमेंट याद करनी है, ना तो आपको, वो सारी चीजें जीके का पार्ट है जो आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद आपका आता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कि आप कोई भी प्रोफेशन, जैसे यू आर परस्यूइंग लॉ ना, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी पड़ी कि मैं लॉ पढ़ना चाहता हूँ मुझे परमिशन दे दो। मैं कल को लॉयर बनना चाहता हूँ, एडवोकेट बनना चाहता हूँ, जज बनना चाहता हूँ, तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेनी। दिस इज योर विल। यू आर हैविंग दिस फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, कि आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो जो आपकी चॉइस है। ये सब आपको कहाँ दिया गया? ये सब आपको आर्टिकल 19 में दिया गया। लेकिन अब प्रोफेशन के नाम पे ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी प्रोफेशन का इंटरप्रिटेशन ऐसा निकालो कि यू वांट टू बिकम अ टेररिस्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे तो एक टेररिस्ट ग्रुप चलाना है, आई वांट टू बी अ टेररिस्ट। दैट कैन नॉट बी द केस कि हमें तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना। दैट कैन नॉट बी द प्रोफेशन। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें समझनी होती है आर्टिकल 19 में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन इज देयर, मूवमेंट, रेजिडेंस, प्रोफेशन, ये सारी फ्रीडम है। लेकिन ये सारी फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन है, वो आपको आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में दी गई है, याद नहीं करना है। लेकिन क्या करना है, इन चीजों के मतलब समझ आने चाहिए। आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट। सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब देखो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपको आइडिया देती हैं कि जो रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन है ना वो किस चीज पे बेस्ड है। आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे जो यूनिटी को खराब कर दे। यूनिटी मतलब इंडिया क्या है, इंडिया जो हम प्रेयर्स में करते हैं ना, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो यूनिटी, वो जो फ्रेटर्निटी है, आप कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दो कि लोगों के बीच में डिवाइड आ जाए, वो चीजें क्या है, वो प्रोहिबिटेड है। अब जैसे यहाँ पे है सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जैसे मान लो कोई एक आर्मी मैन है, उसने क्या किया, कोई ऐसी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो ऐसे पब्लिक में नहीं बता सकता।
उससे क्या होगा, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो जाएगा। तो वो सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। सॉवरेंटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया, यूनिटी हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, पब्लिक पीस हो गया, फिर उसके बाद आपका डिफेमेशन हो गया, फिर उसके बाद आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप इस टाइम पे देखते होगे ना कि कोर्ट की वो प्रोसीडिंग आपको उस पर दिख जाती है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सारी दिखती रहती है, अगर आप अवेयर हो गए। सो वहां पे अगर मान लो कोई भी आप एडवोकेट है, आप प्रैक्टिस करने के लिए अगर कोर्ट में जाते हैं, आप जज से अगर बहस करने लगते हैं, आपको आर्ग्यूमेंट करना अलाउड है, लेकिन आर्ग्यूमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आप आर्टिकल पे बात कर रहे हो, कि दिस इज द आर्टिकल एंड आई एम सबमिटिंग दिस कंटेंशन बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल, तब तक तो वो करेक्ट है। लेकिन अगर आप जज से लड़ने लग जाओ, अभी एक एमपी हाई कोर्ट का एक जज का वो कन्वर्सेशन बहुत वायरल है, अगर आपने देखा होगा, कि जज जो एडवोकेट है वो अनप्रिपेयर्ड आ गए, और उन्होंने कोई SC ST कम्युनिटी की तरफ से वो PIL फाइल कर दी, और वो PIL के लिए ना तो उनका कोई लेना देना उससे, ना तो उसका कोई एक्सप्लेनेशन है उनके पास, ना तो कोई ग्राउंड है उनके पास, और वो जज से लड़ने लग गए। तो जज ने क्या बोला, लेट द नोटिस ऑफ कंटेम्प्ट शुड बी इशूड अगेंस्ट द काउंसिल। मतलब क्या हुआ, इशूइंग द नोटिस ऑफ कंटेम्प्ट अगेंस्ट द काउंसिल। काउंसिल कौन हो गया, वो एडवोकेट हो गया, उसके अगेंस्ट क्या इशू किया गया, कंटेम्प्ट का नोटिस इशू किया गया। तो किसी पे भी इशू किया जा सकता है। इफ यू आर गोइंग इन द कोर्ट, तो आपको वो डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप जज को तो क्रिटिसाइज कर लो, कि अगर जज ने कोई जज नहीं, जजमेंट को आप क्रिटिसाइज कर लो। जजमेंट जज ने दिया कि ये जजमेंट आया, आपने उसको क्रिटिकली एनालाइज किया कि ये प्रीवियस जजमेंट्स हैं, ये जजमेंट जो है वो खराब है, इसमें इन चीजों को कंसीडर नहीं किया गया, दैट इज नॉट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन आप जज को क्रिटिसाइज करने लग जाओ कि जज इज बायस्ड, दैट इज नॉट अलाउड। ये पावर होती है जुडिशरी की, कि आप कितने भी बड़े हो जाए, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू कैन बी एनीथिंग, यू कैन क्रिटिसाइज द जजमेंट, बट यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द जज। दिस इज द थिंग। डिफेमेशन हो गया। अब डिफेमेशन क्या हो गया, डिफेमेशन होता है नॉर्मल पीपल के लिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसके लिए होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है जो जजेस के लिए होता है, कि अगर आप जजेस से बहस करते हो तो आपके ऊपर लग जाता है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होती है, और अगर नॉर्मल पर्सन के अगेंस्ट आप कुछ बकवास करते हो तो उस केस में उसको हम डिफेमेशन बोलते हैं। ठीक है, ये सारा डिस्कशन आपका है आर्टिकल 19 को लेकर के। क्या ये बात, सभी चीजें सबको समझ आ गई, कोई डाउट है इसमें, कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ है? अब देखो, ये आर्टिकल 19 था जो आपका राइट टू फ्रीडम में आता है। ठीक है, अगर नहीं आता है, यू कैन लेट मी नो। अब हमें जो आर्टिकल पढ़ने हैं वो है आपके आर्टिकल 20, 21 एंड 22। और ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जिनको हम एक साथ पढ़ते हैं। और इनमें क्या है, जैसे मान लो आपका जो आर्टिकल 21 है ना, ये आपका बात करता है, आर्टिकल जो आपका 21 है, ध्यान से सुनना, ये क्या कहता है, ये कहता है आपका, नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर established बाय लॉ। अब देखो ये क्या हो गया, आर्टिकल 21 बोलता है कि नो पर्सन नॉट कैन बी। देखो लैंग्वेज क्या होती है ना, लॉ की लैंग्वेज कभी मे बी हो सकता है कि हो, वो जज पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे आपका मे बी नहीं है, यहाँ पे आपका है सैल बी। अब जब भी लॉ में सैल आ जाता है ना, मे बी वही आपको मिलेगा, लेकिन मे बी जब होता है मतलब प्रोबेबिलिटी है, जज की डिस्क्रिप्शन है, वो अलाउ कर सकता है, नहीं कर सकता। जो इम्प्रिजनमेंट है, कैन बी अप टू, कैन बी का मतलब क्या है, हो सकती है, लेकिन सेल बी का मतलब क्या है, यही है, यही होगा, इसके अगेंस्ट कुछ नहीं होगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नो पर्सन सेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ
एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन, यहाँ पे सिटीजन भी नहीं लिखा हुआ है, सिटीजन होता मतलब केवल इंडिया के लोगों की बात है, यहाँ पे क्या है पर्सन लिखा हुआ है। पर्सन मतलब क्या होगा कि फॉरेन के जितने भी लोग इंडिया आते हैं उनको भी ये राइट मिलता है कि किसी भी पर्सन से उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी नहीं ली जा सकती एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब लॉ का प्रोसीजर क्या है? जैसे लॉ में ये बोला गया है कि अगर आपने चोरी करी तो प्रोसीजर है कि आपके अगेंस्ट एफआईआर होगी, आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी, आपको कोर्ट लेकर के जाया जाएगा, आपके ऊपर अगर कन्विक्शन होता है तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। आपको जेल भेजा गया, लेकिन वो किस तरीके से भेजा गया? कोई प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ था, आईपीसी थी, आपने उसको वायलेट किया इसलिए आपको जेल भेजा गया। मतलब एक्सेप्शन क्या है कि आप प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ को वायलेट अगर ना करें तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि किसी भी पर्सन को उसकी लाइफ से और उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता अनलेस एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। आई होप कि इसका मतलब समझ आ गया हो। अगर मान लो किसी ने मर्डर कर दिया तो उसने क्या किया? एक लॉ है, एक प्रोसीजर है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है। अब उसने क्या किया? मर्डर कर दिया। अब वो प्रोसीजर फॉलो करके उसकी लाइफ एंड लिबर्टी को ले लिया जाएगा, उसको हो सकता है फांसी दे दी जाए, मतलब लाइफ एंड लिबर्टी गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास नहीं है, ये क्या है, ये यहाँ पे दे रखा है एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या होता है कि कोई लॉ जो बना दिया गया, जो लॉ है जो बन गया है, अब उसी लॉ को, बने हुए लॉ को फॉलो करना, उसको हम बोलते हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। आपने आईपीसी पढ़ा, मर्डर पढ़ लिया, थेफ्ट पढ़ लिया, रॉबरी पढ़ ली। आप इसमें पढ़ते हो, आपने पढ़ा है कि रॉबरी ये होती है, आपने रॉबरी कमिट करी, फिर उसके बाद उसमें लिखा हुआ है कि आपकी जो पनिशमेंट होगी वो 10 से लेकर के 15 ईयर्स या 10 ईयर से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो वो होगी, आपकी जो लाइफ एंड लिबर्टी है उसको लिया जाएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब जो प्रोसीजर लॉ ने स्टैब्लिश किया। अब देखो ये तो हो गई एक चीज, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, एक होता है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब जो लॉ बना दिया गया ना। अब जो चीजें होंगी अगर लॉ के अंडर है मतलब सही है, अगर लॉ ने लिख दिया कि ये क्राइम है आपने किया है तो आप, आपके अगेंस्ट वो होगा, आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग होगी। तो ये तो हो गया प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। यहाँ पे एक और चीज हमें समझनी होती है जिसको हम बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आस्था, आपने सुना है ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? आप क्लास में हैं, आई एम आस्किंग समथिंग, आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो। Yes, sir, I haven't heard of it. अच्छा ठीक है। अब देखो जैसे जो आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लॉ क्या होता है? आस्था आपने सुना है या नहीं सुना? मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। आप, No, sir. ठीक है। अब देखो हमें अच्छे से समझना है कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। मतलब लॉ, एक लॉ बन गया, अब उस लॉ को फॉलो करना है, इस प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। लॉ बन गया, अब वही चीज हमें फॉलो करनी है आगे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? ये हमने अमेरिका से कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया कि जज ये भी चेक करेगा कि क्या ये लॉ सही है या नहीं है, उसको हम बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इंडिया में पहले ये नहीं था, लेकिन एक केस हुआ था। ये सारी चीजें आप जब वो करते हो ना, जब आप लॉ करोगे तब आप पढ़ोगे। मेनका गांधी केस था जिसमें इंडिया का जो पासपोर्ट एक्ट है उसके अंडर इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। कोई रीजन ही नहीं दिया गया, इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। पासपोर्ट एक्ट जो इंडिया का है, इंडियन पासपोर्ट एक्ट। तो अब उसमें क्या हुआ, मेनका गांधी को इंडिया से बाहर नहीं जाने दिया गया, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। अब ये क्या हुआ, उनको उनकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव कर दिया गया। आर्टिकल 21 का क्या हुआ, वायलेशन हुआ। तो इसको कोर्ट में चैलेंज किया उन्होंने। तो कोर्ट ने इस केस में आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट किया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है कि देखो जजेस की कितनी पावर होती है, लॉ नहीं है, जज ने जजमेंट से लॉ बना दिया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हमने एक केस से अडॉप्ट कर लिया। वो क्या है, अब इंडिया में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ भी है, कि जो लॉ बन गया उसको तो हम फॉलो करेंगे ही करेंगे। हम ये भी चेक करेंगे कि जो लॉ बना हुआ है क्या वो सही है या गलत है।
ये मतलब होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का। जैसे मान लो यहाँ पे मेनका गांधी का वो लिया गया पासपोर्ट, लेकिन वो लॉ तो था, मतलब प्रोसीजर तो फॉलो कर लिया गया, लेकिन वो लॉ ही गलत। तो वो भी चीजें हम चेक करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये होता है आर्टिकल 21, जो आपको बोलता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। अब देखो, इसका मतलब लाइफ का मतलब, पर्सनल लिबर्टी का मतलब केवल इतना नहीं होता। लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट लिविंग, लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइस एंड डिग्निटी। देखो, मतलब क्या है? लाइफ का मतलब ये नहीं कि आपके पास चॉइस एंड डिग्निटी ना हो, आपके पास केवल लाइफ है। इसीलिए इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो आपको बहुत स्ट्रांग बनाता है। लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट लिविंग, लाइफ इज अबाउट चॉइस एंड डिग्निटी। मतलब अगर आपके पास चॉइस हो कि आप क्या करना चाहते हो, वो सारी चीजें की डिसीजन लेने की पावर आपके पास हो, दैट इज द लाइफ, दैट इज द लिबर्टी। कि आपके पास चॉइस है, आपके पास डिग्निटी है। अब ये चॉइस और डिग्निटी आएगी कहाँ से? जैसे मान लो कोई एक बहुत अनएजुकेटेड पर्सन है, उसको कोई नॉलेज नहीं है दुनियादारी की, उसको कुछ भी नहीं पता। तो क्या होता है, उसको उसको एज अ लेबर काम कराया जाता है। ठीक है, मतलब जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि कोई एक पर्सन है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कुछ नॉलेज नहीं है। तो वो क्या है, वो एज अ लेबर बहुत छोटी फॉर्म में काम करता है। उसको कोई संडे की छुट्टी नहीं मिलती। वो 12 घंटे काम करता है, सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक काम करता है। उसके बाद ओवर टाइम भी वो करता है। उसके बाद उसको बहुत कम सैलरी भी दी जाती है, और उसके बाद भी वो खुश रहता है। क्योंकि उसको क्या है, उसको पता ही नहीं है कि उसका उसका राइट्स क्या है, उनके पास क्या चीजें हैं। वो इतनी इतनी देर उनसे कोई काम नहीं करा सकता। तो अब ये चॉइस एंड डिग्निटी आएगी कैसे? अगर कल को आपसे कोई बोले कि आपको 8 घंटे काम करना है, आपको 12 घंटे काम करना है, उसके बाद आपको 15 घंटे काम करना है, ये करना है, वो करना है। तो पूरे कंट्री में क्या होता है, बवाल, एक सुनामी आ जाती है। जैसे अभी आपने देखा होगा, उनका जो टीसीएस के चेयरमैन है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया के जो यूथ है उनको 15 आवर्स काम करना चाहिए। पूरे इंडिया में क्या हुआ, एक एक सुनामी सी आ गई कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है? बिकॉज यू आर हैविंग दैट नॉलेज ना, यू नो योर राइट्स। सो दैट इज अबाउट, ये चॉइस एंड डिग्निटी आएगी कहाँ से? ये आएगी आपकी एजुकेशन से। आप अगर एजुकेटेड होगे, तभी आप अपनी चॉइस एंड डिग्निटी को इंश्योर कर पाओगे। आप जितना एजुकेटेड होते जाएंगे बाय द टाइम, आपको उतनी ही अपने लिए जो चॉइसेस है ना, वो आपकी चेंज होती जाएंगी। जैसे स्कूल लेवल में हम कुछ भी सोच लेते हैं, ये बनना है, वो बनना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अब आपने डिसाइड कर लिया लॉ करना है, मतलब हमें लीगल फील्ड में ही वो करना है, प्रोफेशन में जाना है, उसमें क्या चीजें हैं, उनको एक्सप्लोर करना है। मतलब धीरे धीरे एजुकेशन के साथ आपके पास क्या आ रहा है, चॉइस एंड अलोंग विद दैट डिग्निटी। कि आपको अगर कोई उल्टा सीधा बोलता है, यू आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट, you are going to retaliate, you are going to answer कि how can you talk to me like this. So this is what, this is all about choice and dignity. अब देखो, ये कैसे आएगा, एजुकेशन से आएगा। अब ये एजुकेशन से आएगा, इसीलिए आपका आर्टिकल 21A क्या है? आर्टिकल 21A आपका बात करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में। इनिशियली ये नहीं था, लेकिन इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया? बिकॉज ये जो लाइफ एंड ये जो आपकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, कोर्ट इन अ केस हैज डिस्कस दैट लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट लिविंग बीइंग, लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइस एंड डिग्निटी। इसलिए आपका जो आर्टिकल 21 है ना, ये केवल ये बात नहीं करता कि आपको बस फ्री होना चाहिए। यू आर इंटाइटल टू हैव द फ्रेश एयर। मतलब अगर पोल्यूशन बढ़ता है, वो कंट्री के लिए एक मेजर इशू बन जाता है कि कितने लोग सफर कर रहे हैं। बिकॉज राइट टू फ्रेश एयर, राइट टू स्लीप प्रॉपरली, राइट टू एजुकेशन, बहुत सारे राइट्स इसके अंदर आते हैं। लाइफ इज लाइफ एक बहुत बड़ा टर्म है। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 21 है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अब देखो, आर्टिकल 21 तो ये हो गया। अब आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे वो बनाए गए। आर्टिकल 20 भी आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 22 भी आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करता है। इससे आपको समझ आएगा कि आर्टिकल 21 कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, किसी भी पर्सन की लाइफ और लिबर्टी को नहीं ले सकते। मतलब यू आर हैविंग द राइट टू स्लीप अंडर दिस। राइट टू प्राइवेसी भी आपका आर्टिकल 21 के अंदर आता है। राइट टू एजुकेशन भी इसी के अंदर वो है। तो दीज आर द थिंग्स। अब देखो, आर्टिकल 20 की जब हम बात करते हैं, ये आपका तीन चीजों की बात करता है। पहले हम लीगल लैंग्वेज समझेंगे, फिर उसके बाद हम लेमैन लैंग्वेज पे भी जाएंगे। अब देखो, अगर हम लीगल लैंग्वेज की बात करते हैं ना, तीन चीजें इसमें आती हैं। पहला है
नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब देखो आर्टिकल जो 20 है ना, 20 का सब क्लॉज 1, 20 का सब क्लॉज 2, 20 का सब क्लॉज 3, ये तीन चीजें हैं जिनके बारे में बात करता है। अब देखो पहला इसमें है नो एक्स एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया का जो क्रिमिनल लॉ है ना, वो इट कैन नॉट ट्रेवल बैक इन टाइम। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, जैसे मान लो, जैसे मान लो 1955 में क्या हुआ कि जैसे जो पहले वो मैरिजेस होती थी कि एक जो हस्बैंड है ही कैन हैव मोर देन वन वाइफ, मतलब जो पॉलीगैमी थी वो अलाउड थी, लॉ लीगल थी इंडिया में 1955 से पहले। जब हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उससे पहले 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया और इसको प्रोहिबिट कर दिया गया, पॉलीगैमी को प्रोहिबिट कर दिया गया कि आप अब जो एक हस्बैंड है वो केवल एक वाइफ रख सकता है, वो मोर देन वन वाइफ वो नहीं रख सकता, ऐसा लॉ ने प्रोहिबिट कर दिया। ठीक है। अब मान लो कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने पहले ही दो शादियां की हुई, अब उसके साथ क्या होगा? क्या उसके ऊपर ये लॉ अप्लीकेबल होगा? क्या उसको दूसरी वाइफ को डाइवोर्स देना पड़ेगा? आंसर इज नो। क्योंकि आपका ये जो लॉ आज बना है ना, आज लॉ बना वो कल से अप्लीकेबल होगा। मतलब आज बना आज अप्लीकेबल किया गया तो आज से आगे आने वाले टाइम में अप्लीकेबल होगा, पीछे अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मान लो आपने निर्भया केस वाला एग्जाम्पल सुना होगा। पहले क्या था कि जैसे कोई एक माइनर पर्सन है, ठीक है, जिसकी एज बहुत 18 ईयर से कम है, तो उसको हम माइनर बोलते थे, उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कवर किया जाता था। जैसे निर्भया केस में आप देखोगे 5 एक्यूज थे, एक की तो डेथ हो गई, 3 को हमने फांसी की सजा दिला दी, मतलब हमने मतलब पूरी सोसाइटी ने, इंडिया ने। फिर उसके बाद एक था जिसकी जो एज थी एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस वो 18 ईयर से कम था, इसलिए उसको क्या कर दिया गया, उसको रिलीज कर दिया गया। लॉ बदल गया। उस इंसिडेंट के बाद लॉ को बदल दिया गया, ये बोला गया 16 से 18 के बीच में जो क्राइम करेगा उसकी हम मेंटल स्टेट चेक करेंगे कि वो अगर मेंटली साउंड है तो वो एज अ साउंड पर्सन ही ट्रीट होगा। ये लॉ बाद में बना। अब ये लॉ बाद में बना तो पहले अप्लीकेबल नहीं होगा। अब उसको पहले उस टाइम पे लॉ यही था कि अगर 18 ईयर से एक दिन भी कम है तो उसको 3 साल की पनिशमेंट के बाद रिलीज कर दिया जाएगा, तो उसको रिलीज कर दिया गया। सो ये इसका सिंपल मतलब होता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का, कि आपका ये जो लॉ है ना, क्रिमिनल लॉ, ये ट्रेवल बैक इन टाइम नहीं हो सकता। ओनली क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ में ऐसा नहीं होता। सिविल लॉ में वो बैक डेट से भी अप्लीकेबल हो सकता है। क्या ये बात समझ आ गई? तो अब देखो ये हो गया आपका नो एक्सपोज फैक्टो लॉ, मतलब कि आपका जो क्रिमिनल लॉ है वो बैक डेट में जाके अप्लीकेबल नहीं हो सकता। फिर उसके बाद आपका आता है नो डबल जो पार्टी। मतलब क्या होता है? नो बडी कैन बी ट्वाइस पनिश्ड फॉर अ सिंगल ऑफेंस, कि किसी एक ऑफेंस के लिए किसी आप पर्सन को दो बार पनिशमेंट नहीं दे सकते। मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं हो सकता जैसे मान लो आपने एक ऑफेंस किया, अब उसी सेम ऑफेंस के लिए आपको दो बार पनिशमेंट नहीं मिल सकती, एक बार मिलेगी। अगर आपने दूसरा ऑफेंस कर दिया, उस दूसरे ऑफेंस के लिए दोबारा पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन एक ऑफेंस के लिए दो बार पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इसका मतलब होता है नो डबल चौपर। मतलब आपका दो बार आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। एक बार जैसे मान लो आप जेल गए, आपको 3 इयर्स की इंप्रिजनमेंट हुई, आपने 3 इयर्स की इंप्रिजनमेंट को कंप्लीट कर दिया, अब आपको उस ऑफेंस के लिए दोबारा पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लॉ कुछ भी बनता रहे। अब लॉ ये आ जाए कि 30 साल की पनिशमेंट होगी, आप 3 साल में बाहर आ गए, मतलब बाहर आ गए, एक ही ऑफेंस के लिए आपको दो बार पनिश नहीं किया जा सकता। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ नो डबल जेओपार्डी। ऑल्दो अपील होती है, अपील हो सकती है, सारी चीजें हो सकती है, लेकिन जो कन्विक्शन होता है उसमें जो पनिशमेंट मिलती है केवल और केवल एक बार हो सकती है, दूसरी बार नहीं हो सकती। फिर उसके बाद आता है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन।
अब देखो इंडिया के जब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, ये तब से है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब होता है कि आप अपने अगेंस्ट वो नहीं दे सकते, मतलब आप अपने अगेंस्ट टेस्टिमनी देने के लिए वो नहीं है, आपको बाउंड नहीं किया जा सकता कि आपको टेस्टिमनी देनी ही पड़ेगी। इसको क्यों लाया गया? क्योंकि कस्टोडियल टॉर्चर पहले बहुत होता है, ऑल्दो ये पहले से ही था, तो लॉज भी बना दिए गए उस कस्टोडियल टॉर्चर को खत्म करने के लिए। तो पुलिस ऑफिसर क्या करते थे, जैसे मान लो किसी ने कोई ऑफेंस कर दिया सोसाइटी में, बहुत सारी चोरियां एक सोसाइटी में हो गई, उन्होंने किसी एक इनोसेंट आदमी को पकड़ा, उसकी धुलाई करी पुलिस स्टेशन लाके, और उसके ऊपर सारे चार्जेस उन्होंने उनसे एक्सेप्ट करा लिए, और उसको कोर्ट में ले जा करके खड़ा किया गया, और जज ने उससे पूछा कि डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी। उसको पुलिस ऑफिसर ने सिखा दिया कि आपको बोलना है प्लीड गिल्टी। अब उसको कुछ पता ही नहीं है कि वो गिल्टी प्लीड करेगा तो क्या होगा, नॉट गिल्टी प्लीड करेगा तो क्या होगा। उसने बस रटी रटाई चीजें कोर्ट में पूछी गई, डू यू प्लीड गिल्टी, ही सेड यस, और उसका कन्विक्शन हो गया, केस वहीं पे खत्म हो गया। अब देखो दो चीजें होती हैं, ऑल्दो रिलीवेंट नहीं है, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं करना है, अनलेस अनटिल आपको कहानी समझ आती, बस इतना ही है जो समझना है। जब पैसेज करेंगे वो रिलीवेंट पार्ट है, यहाँ पे हमें बस लैंग्वेज को समझना है। जैसे मान लो आप कोर्ट जाते हो, कोर्ट में दे विल बी आस्किंग कि डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी। अगर आपने बोला आई प्लीड गिल्टी, तो फिर ऐसा नहीं केस खत्म हो गया वहीं के वहीं, फिर आप जो वहां पे वो करते हो आर्ग्यूमेंट होती है, वो होती है लेस पनिशमेंट के लिए। वहां पे आपका प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आ जाता है कि जो हमारा क्लाइंट है उसका कंडक्ट अच्छा है, उसका बिहेवियर अच्छा है, वो ऐसा है वो ऐसा है, इसको कम पनिशमेंट दी जाए। तब जो आपकी प्रोसीडिंग होती है वो कम पनिशमेंट के लिए आप फाइट करते हो। दूसरा होता है कि आई आई एम प्लीडिंग नॉट गिल्टी, तो फिर आपकी पूरी चीजें होती है कि प्रोसिक्यूशन का विटनेस आ गया, इनका विटनेस आ गया, वो सारी चीजें तो क्रिमिनल लॉ की हैं। यहाँ पे थोड़ा सा उसका पार्ट था। तो नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो टेस्टिमनी है ना, आपने पुलिस ऑफिसर को कुछ भी बोला, आपको पता है आपने वो ऑफेंस किया है, इवन जज भी आपसे नहीं पूछ सकता कि आपने ऑफेंस किया है। अगर वो पूछता है कि आपने ऑफेंस किया, आपने किया भी है, आप कहते हो नहीं किया, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट की है, प्रोसिक्यूशन की है, कि वो आपके ऊपर प्रूव करे कि आपने ऑफेंस किया, और वो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ऐसा नहीं हो सकता कि ये रूम के अंदर था और रूम के अंदर मर्डर हुआ, दैट मीन्स कि इसने मर्डर किया। दिस इज नॉट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूव करना होता है कि उसने वो ऑफेंस कमिट किया। दिस इज द मीनिंग। तो जो आपकी गवर्नमेंट होती है, जो आपकी स्टेट होती है, जो आपका प्रोसिक्यूशन होता है, वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि एविडेंस इकट्ठा करके हम कोर्ट को प्रोड्यूस कर दें। और जो ये होता है, जो डिफेंस होता है, वो क्या ट्राई करता है कि कुछ ऐसा लाके डालते रहो बार बार, कुछ ऐसा कूड़ा उसमें फेंकते रहो कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये केस जा ही ना पाए। जैसे अगर आप निर्भया केस वाले में देखोगे, उसमें क्या किया आईपी सिंह ने, कि दे आर गोइंग टू, कि उन्होंने वहां की टिकट ला करके दे दी कि ही वॉज देयर एट दैट टाइम। अब क्या है, कोर्ट उस चीज को कंसीडर करेगा, उस प्रोसेस में दो तीन प्रोसीडिंग निकल जाएंगी, केस क्या होगा, लंबा खिंच जाएगा। तो उन सारी चीजों को कहाँ से ये चीजें मिलती हैं? क्योंकि नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जाके बोल दिया कि हाँ मैंने ही ऑफेंस किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। ऐसा नहीं होता। अगर आप पुलिस स्टेशन में जाते हो, आप पुलिस ऑफिसर को कुछ भी बोल दो, अगर वो कहता है कि आपको आपको हमें टेस्टिमनी देनी है कि हाँ मैंने ऑफेंस किया है, आप पुलिस ऑफिसर को कुछ भी बोल दो, हाँ मैंने ऑफेंस किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये सारी चीजें आपने पुलिस ऑफिसर को जाके बोल दी, वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता। यहाँ से आपको क्या समझ आता है एडमिसिबल का मतलब? कोर्ट क्या है, कोर्ट इन चीजों को एडमिसिबल नहीं मानता। पुलिस में आपने जो भी बोला, उसको वहां पे कोरोबरेट किया जाता है। तो ये है आपका नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। बहुत सी कंट्रीज में, जैसे आपका यूएसए में क्या होता है, मिरांडा वार्निंग दी जाती है जब भी किसी को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं। ही इज स्टैंडिंग लाइक दिस एंड दे विल बी सेइंग कि यू आर नॉट सपोज टू से एनीथिंग, एंड इफ यू से एनीथिंग दैट विल बी यूज्ड अगेंस्ट यू इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ भी नहीं कहना है, लेकिन अगर आप कुछ कहते हो तो वो आपके अगेंस्ट यूज होगा कोर्ट ऑफ लॉ में, कि आपने बोल दिया नहीं नहीं मैं तो ये कर रहा था, वो कर रहा था, वो कर रहा। इसीलिए आप देखोगे जितने भी क्रिमिनल होते हैं, जिनके ऊपर कोई केस चल रहा होता है, वो बोलना बंद कर देते हैं कि मीडिया को हम कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि कल को वो चीज उनके अगेंस्ट यूज हो सकती है। तो दे ओनली स्पीक वट एवर देयर लॉयर एडवाइस।
नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन इज देयर, नो डबल जेओपार्डी इज देयर, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज देयर। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कि आज जो लॉ बना वो आगे अप्लीकेबल होगा, पीछे अप्लीकेबल नहीं होगा। नो डबल जेओपार्डी मतलब कि जो पनिशमेंट है ना किसी भी उसके लिए, वो केवल और केवल एक बार दी जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं दी जा सकती। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब कि आप अपने अगेंस्ट टेस्टिमनी नहीं दे सकते। अब देखो ये सारी चीजें आपका क्या इंश्योर करती हैं, आपका राइट टू लाइफ भी तो इंश्योर करती है। आपको दो बार पनिश नहीं किया जा सकता, राइट टू लाइफ। आपको क्या है, आपका राइट है अपनी लाइफ के लिए, अपनी लिबर्टी के लिए। तो आप ऐसा नहीं, आपको नहीं फोर्स किया जा सकता कि आप अपने अगेंस्ट बोलो। इसीलिए आपने देखा होगा कि कौन सा टेस्ट होता है जब हम कोई एक्यूज पर्सन का कोई एक टेस्ट लिया जाता है, अगर आपने मूवीज में देखा हो। कैन यू गाइज लेट मी रिमाइंड इट, क्या होता है वो टेस्ट जिसमें नार्को टेस्ट, नार्को टेस्ट किया जाता है। लेकिन नार्को टेस्ट क्या होता है कि आपको कोई एक ड्रग्स दे दिया गया, तो आप बहुत अंदर तक अनकॉन्शियस हो जाते हो। आप इतना अनकॉन्शियस हो गए कि आप सही गलत का डिसीजन नहीं ले पा रहे। अब उस स्टेज में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या है, आप सच बोलते हो क्योंकि आपके पास पावर ही नहीं है कि आप उल्टा पुल्टा गोलमोल चीजें कर पाओ। तो वो क्या होता है, नार्को टेस्ट होता है। अगर नार्को टेस्ट कंपलसरी कर दिया गया मतलब क्या है, आपको फोर्स कर दिया गया सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए। इसीलिए नार्को टेस्ट जब भी किया जाता है वो क्या होता है, वो आपकी परमिशन से किया जाता है। इसीलिए एक्यूज विल ऑलवेज भी, आपको दिख जाएगा कैमरे पे कहते हुए कि नार्को टेस्ट करा लो। कोर्ट आपको नहीं फोर्स करता, आप वॉलंटरीली इस चीज को अडॉप्ट करते हो, जिसको हम नार्को टेस्ट बोलते हैं। कितनी तरफ से ये चीजें आप समझ सकते हो। लेकिन अब जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, अब उसने क्या किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, आपने पुलिस को टेस्टिमनी दी उसमें जेल में जा करके, अब वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपने पुलिस को ये टेस्टिमनी दे दी, किसी का मर्डर किया आपने सोसाइटी में, उसकी डेड बॉडी गायब है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिल रहा, जस्ट उसकी फैमिली ने आप पे कंप्लेन किया, पुलिस ऑफिसर आपको जेल में लेकर के आया, उसने आपसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, उसने आप, अगर उसने इन्वेस्टिगेशन में आपसे ये पता लगा लिया कि डेड बॉडी कहाँ है, आपने कोई जगह बताई, वहां पे डेड बॉडी मिल गई, आपने बताया आपने इस वेपन से वॉर मतलब मर्डर किया, वो वेपन मिल गया आपकी टेस्टिमनी पे, मतलब क्या है, फिर वो एडमिसिबल होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एडमिसिबल होता ही नहीं है, पुलिस ऑफिसर को भी ये पता होता है। तो उसका मिसयूज कैसे होता है कि पुलिस ऑफिसर आपके पास एक वो इलीगल वाली जो गन होती है ना, उसको जा करके रख देंगे और वैसा कर करके वो सबमिशन को कोर्ट में प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इन चीजों को अवॉइड करने के लिए यू नीड टू हैव द लीगल नॉलेज ऑल्सो। दीज आर द थिंग्स अबाउट आर्टिकल 20। फिर आर्टिकल 22 आता है। आर्टिकल 21, ये 20 भी आर्टिकल 21 को प्रोटेक्ट करता है। फिर आर्टिकल 22 जिसको मैंने कई बार डिस्कस किया है, आर्टिकल 22 किसकी बात करता है, राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, कि अगर आपका अरेस्ट होता है तो आपके पास क्या क्या राइट्स हैं। सबसे पहला राइट आपके पास क्या होता है कि सबसे पहले तो राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, देन आफ्टर दैट लीगल रिप्रेजेंटेशन विल बी प्रोवाइडेड। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, पहले बात तो आपको अरेस्ट के ग्राउंड बताए जाएंगे, आपको लीगल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका क्या है, विद इन 24 आवर्स यू विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट, मतलब आपको कोर्ट के सामने ले जा करके प्रोड्यूस किया जाएगा। तो अगर आप लॉ अच्छे से पढ़ते हो ना तो आपको समझ आएगा कि पुलिस इज ओनली मीडिएटर, जो कोर्ट और जो क्रिमिनल है उनके बीच में एक मीडिएटर है जो कोर्ट के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन करता है। सो जनरली सोसाइटी में क्या परसेप्शन होता है कि पुलिस ऑफिसर ही सारी चीजें डिसाइड करता है। कई सारे केसेस लोग पुलिस को पैसे दे करके सेटल कर लेते हैं। अगर उनकी कंप्लेन कोर्ट में कर दी जाए तो इवन जो इन्वेस्टिगेशन है वो सारी पुलिस ऑफिसर्स से भी हो सकती है। तो आर्टिकल 22 क्या है, ये बात करता है अगर मान लो आपको अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्टेड पर्सन के क्या ग्राउंड होते हैं। पहला हो गया राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, कि अगर आपको अरेस्ट किया जाता है तो उसके ग्राउंड क्या है। फिर उसके बाद यू आर हैविंग द राइट टू बी लीगली रिप्रेजेंटेड। तो जितने भी आपको दिखेंगे ना एजुकेटेड लोग, जैसे उनको अरेस्ट किया जाता है कि लेट मी टॉक टू माई लॉयर, दिस इज द राइट आई एम हैविंग। तो पुलिस ऑफिसर क्या है, दे जस्ट ट्राई टू इंटरोगेट कि जल्दी जल्दी से लॉयर के आने से पहले ही कुछ निकलवा लो इसके अंदर। अदरवाइज लॉयर आएगा, उसके पास पूरा लीगल दिमाग है, तो आप तो फ्री हो, कुछ ना बोलो। तो बस ये आप पे है। मूवीज में हम ऐसी बहुत सारी चीजें देखते हैं कि दे विल बी जस्ट गोइंग टू द जेल, दे विल बी सेइंग
लेट मी कॉल माई लॉयर, दिस इज द राइट आई एम हैविंग, और पुलिस ऑफिसर को देना पड़ता है। एंड टिल द टाइम लॉयर इज कमिंग टू द जेल, वो टाइम होता है कि पुलिस ऑफिसर ट्राई करता है कि आपसे कुछ निकलवा ले। ऑल्दो रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन दिस इज द प्रोसीजर दैट इज रिटन। राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, लीगल रिप्रेजेंटेशन 24, ये आपके राइट टू फ्रीडम है। 19 हो गया, कौन कौन से राइट्स हैं? 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हो गया। 20 क्या हो गया? राइट लाइक 20 में ये तीनों चीजें आती हैं, 22 में ये चीजें आती हैं। अब जैसे मान लो, अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, राइट टू लाइफ है ना, राइट टू लाइफ क्या राइट टू डाई को इंक्लूड करता है? क्या जो राइट टू लाइफ है, ये राइट टू डाई को इंक्लूड करता है या नहीं करता? क्या लगता है आपको, करता है या नहीं करता? नहीं करता, राइट। देखो, जो राइट टू लाइफ है ना, राइट टू डाई को इंक्लूड नहीं करता। मतलब जीने का अधिकार, दैट डज नॉट मीन कि आपके पास मरने का अधिकार है। जीने का अधिकार आपके पास है, लेकिन मरने का नहीं है। इसीलिए सुसाइड जो है ना, सुसाइड इज अ पनिशेबल ऑफेंस इन इंडिया। कि सुसाइड अगर आपने किया, सुसाइड भी पनिशेबल होता है इंडिया में। ऑल्दो अब उस चीज को कोर्ट ने अवॉइड किया है। एक तो पहले से ही बंदा इतना डिप्रेशन में है कि वो सुसाइड करने की सिचुएशन में आ गया, और उसने सुसाइड कमिट कर लिया, बस वो बच गया, वो मर नहीं पाया, तो आपने उसको क्या किया, उसको जेल में ले जाकर के बंद कर दिया। ऑलरेडी वो डिप्रेशन में है, तभी वो गया सुसाइड करने, और आपने उसको ले जाकर के जेल में बंद कर दिया। अब वो आगे कैसे करेगा? तो इस चीज को ऑल्दो अवॉइड किया जाता है। लेकिन आईपीसी में केवल और केवल एक ऑफेंस ऐसा है जिसका अटेम्प्ट पनिशेबल है, जिसका कमीशन पनिशेबल नहीं है। अगर आप सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट करते हो, पकड़े जाते हो, तो आपको जेल हो जाएगी। लेकिन अगर आप सुसाइड कर लेते हो तो जेल कैसे होगी? हो ही नहीं सकती ना। सो ये चीज है। अब देखो, जो ये राइट टू लाइफ है ना, क्या ये राइट टू डाई को इंक्लूड करता है? इसके लिए दो कॉन्सेप्ट हैं जो हमें समझने हैं। एक होता है पैसिव यूथेनेसिया, फिर उसके बाद आपका होता है एक्टिव यूथेनेसिया। अब देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो राइट टू डाई का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप कोर्ट जाते हो ना, कोर्ट कह रहा हूं मैं। जैसे मान लो कोई एक पर्सन होता है, उसको उसके राइट नहीं मिलते, तो वो क्या करते हैं, वो प्रेसिडेंट को लेटर लिखते हैं कि हमें इच्छा मृत्यु दीजिए। क्या ये अलाउड है? द आंसर इज नो, क्योंकि राइट टू डाई इंडिया में है नहीं। अब देखो इंडिया में क्या है, इंडिया में एक्टिव यूथेनेसिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, इंडिया में पैसिव यूथेनेसिया का कॉन्सेप्ट है। एक्टिव यूथेनेसिया क्या होता है कि जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, सपोज कोई एक पर्सन है, वो बहुत बीमार है, वो इतना बीमार है कि वो मूव नहीं कर सकता अपनी बॉडी को ऐसे, कोई वो कोई कंसेंट नहीं दे सकता, वो बहुत बहुत इल है। तो अब एक तरीका क्या होता है कि उसने अपनी कंसेंट दे दी कि मैं तो मरना चाहता हूँ। तो अब उसको मारने का तरीका क्या है? एक तो हो गया कि आपने कोई 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 पॉइजन इंजेक्ट कर दिया, कोई इंजेक्शन उसमें इंजेक्ट कर दिया, जिससे उसकी डेथ हो गई। ये क्या है? ये एक्टिव यूथेनेसिया है। राइट टू लाइफ का मतलब यही तो होता है, राइट टू चॉइस एंड डिग्निटी। तो कोई एक पर्सन है जो बहुत बीमार, इतना बीमार है कि वो अब जीना ही नहीं चाहता, तो एक्टिव यूथेनेसिया का मतलब क्या होगा कि उसको हमने कोई इंजेक्शन दे दिया बाहर से और मार दिया उसको। कोई उसको हमने टैबलेट दे दी, उसको हमने मार दिया, उसको हम बोलते हैं एक्टिव यूथेनेसिया। इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में इट इज अनएक्सेप्टेबल। कोई भी डॉक्टर आपको कोई इंजेक्शन दे करके, कोई भी ऐसी मेडिसिन दे करके आपको किल करता है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव यूथेनेसिया। अब देखो पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो क्या होता है, जो जो बहुत इल है, जो किसी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे होता है। जैसे मान लो उनको वेंटिलेटर पे रखा गया, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रखा है, हमें पता है अगर हम वो सपोर्ट हटाएंगे ना, अगर हमने ऑक्सीजन का वो हटाया, तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। मतलब क्या हुआ? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव यूथेनेसिया, कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाते ही अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, दैट इज नोन एज पैसिव यूथेनेसिया। कि आपने कोई इंजेक्शन नहीं दिया, कोई टैबलेट नहीं दी, जो एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रखा था वो हटा दिया। तो इंडिया इस कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज करता है कि जैसे मान लो कोई एक पर्सन है, वो अब विदाउट वेंटिलेटर सर्वाइव ही नहीं कर सकता,
तो उसके जीने का क्या मतलब है? तो हम क्या करते हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया, उसकी डेथ हो गई, दिस इज अलाउड। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव यूथेनेसिया, कि जो राइट टू डाई है ना, एक्टिव यूथेनेसिया इज नॉट अलाउड, पैसिव इज अलाउड। कि अगर कोई एक पर्सन है, वो ऐसी कंडीशन में है कि अगर उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया गया, उसकी डेथ हो जाएगी। सपोज वो ऑक्सीजन, वो सांस नहीं ले पाता, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा रखा है, उसको हटाया, उसकी डेथ हो जाएगी। नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता, कि कोविड वाले टाइम में वो अलग चीज है। लेकिन अगर लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऐसा कि वो वेंटिलेटर पे है, उससे हटाएंगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। अगर रेस्क्यू के चांसेस हैं, नॉट अलाउड। अगर रेस्क्यू का कोई चांस नहीं है कि वो पर्सन ही उस मशीन से चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, वो मरना चाहता है, पैसिव यूथेनेसिया कैन बी गिवन, कैन बी एडमिनिस्टर्ड। अब हमने पूरा डिटेल में आपका समझ लिया, पैसिव यूथेनेसिया, एक्टिव यूथेनेसिया। अब इसमें भी बहुत मतलब, एक्टिव यूथेनेसिया हो गया, पैसिव हो गया। अब इसमें भी जो कंसेंट दी जाती है ना, उसको भी हम बोलते हैं वॉलंटरी कंसेंट होती है, इनवॉलंटरी कंसेंट होती है, नॉन वॉलंटरी कंसेंट होती है। कि एक तो हो गया पेशेंट मरना चाहता है, उसने कंसेंट दे दिया कि मैं मरना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता, जो पेन है मैं उसको टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं मरना चाहता हूँ। वॉलंटरी यूथेनेसिया होगा, मतलब वॉलंटरी उसने कंसेंट दे दी। इनवॉलंटरी क्या हो गया, कि वो इनवॉलेंटरी क्या हो गया, कि वो मरना चाहता है बट उसने कंसेंट नहीं दी, यू जस्ट फेल्ट लाइक कि हाँ ठीक है, ये चीज हो गई इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी क्या हुआ कि उसने कंसेंट दे दी। इनवॉलेंटरी क्या हुआ, वो कंसेंट नहीं दे पाया। नॉन वॉलेंटरी क्या होगा, कि वो जीना चाहता है, आपने उसको मार दिया। दीज आर द थ्री थिंग्स, ये जो कंसेंट दी जाती है ना इसमें, दैट कैन बी वॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी, नॉन वॉलेंटरी। वॉलेंटरी मतलब ये सारी लीगल लैंग्वेज है जो आपको समझनी है, लॉ तो चलता रहेगा। वॉलेंटरी मतलब कंसेंट दे दिया, यहाँ वॉलेंटरी कंसेंट है, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दो। दूसरा क्या है, इनवॉलेंटरी, कि मैं कंसेंट नहीं दे पाया, लेकिन शायद मैं मरना ही चाहता हूँ, क्योंकि मैं लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे हूँ, मैं जीना नहीं चाहता। तो हम बस एज्यूम कर लेते हैं कि क्या ही वो होगा, हमने लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया। तीसरा क्या है, कि वो जीना चाहता है, लेकिन आपने उसको मार दिया, दैट इज नॉन वॉलेंटरी, कि उसकी विल के अगेंस्ट आप गए। आज हमने आपका 90, 20, 21, 22, दीज आर द राइट्स टू फ्रीडम, जिनको बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया। ऑल्दो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ लैंग्वेज होती है जिनको हमें समझना है। जैसे आर्टिकल 21 हम पढ़ते हैं ना, ये कहता है कि नो बडी कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। कि लॉ ने जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया है ना, उस प्रोसीजर के बिना आप किसी को कन्विक्ट नहीं कर सकते। मतलब अब देखो, इसका एक्सेप्शन नहीं कह सकते उसको, एक इंडिया में एक और लॉ है जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब समझ आता है आपको? कोई बता सकता है क्या होता है? आस्था, साक्षी, व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन? सर अगर कोई क्राइम करता है और उसके बाद फिर वो आगे कोई क्राइम ना करे, इसलिए हम लोग उसको पहले से ही लाइक कुछ ऐसे जेल में रखते हैं, समथिंग लाइक दैट। हाँ हाँ, आपने 50% सही बताया, 50% गलत बताया। देखो, अगर किसी ने क्राइम किया तब हमने उसको जेल में रखा, वो होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, कि वो पनिशमेंट वाला डिटेंशन है, कि आपने क्राइम किया, आपको जेल पहुंचा दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज प्यूनिटिव डिटेंशन। अब ये क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि आप बीमारी है उसको क्योर करो, इससे अच्छा आप प्रिकॉशन ले लो कि बीमारी ही ना है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंशन होता है, कि ये क्राइम कर सकता है, इसको उठा के जेल में डाल दो, क्राइम ही ना करे। दिस इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। कि कई बार ऐसा होता है, जैसे इलेक्शन टाइम आता है ना, तो उन सभी जो क्रिमिनल्स है जो पहले जेल में थे, अब रिलीज हो गए, जिनकी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन के टाइम पे हो सकता है ये कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम पहले ही जेल में प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर उनको जेल में ले लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब लॉ तो कुछ और कहता है, लॉ कहता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ के अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, कि ये भी लॉ में डाल दिया गया, तो अलाउड है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन भी लॉ में है, ऑल्दो ये लॉ बहुत डिस्प्यूट में रहता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे कई बार बहुत
पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते हैं जिनको जेल में डाल दिया जाता है, जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, बस प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे अंदर डाल दिया गया, और इनका बहुत मिसयूज भी होता है। जैसे अगर आप देखोगे नेशनल इमरजेंसी जब लगाई गई थी इंडिया में बाई द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक्ट लगा दिया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। और उसके अंदर क्या था, एक प्रिवेंटिव एक्ट था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और उसके अंदर क्या कि जितने भी अपोनेंट थे, जितने भी अपोजिशन के लीडर्स थे, जॉर्ज फर्नांडिस हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, सबको उठा करके जेल में डाल दिया। अब 2 इयर्स कंट्री हमारी क्या है, इमरजेंसी में है, और सबको जेल में डाला हुआ है। किसके अंडर, कोई ऑफेंस नहीं किया उन्होंने, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन। ये क्या होता है, इट इज नोन एज, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि कोई ऑफेंस करे उससे पहले ही हमने उसको रख दिया कि हमारा हमें उस पर डाउट है कि ये ऐसा कर सकता है, तो उसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। इसमें भी बड़ी सारी कैटेगरीज दे रखी हैं कि मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए हो सकता है। आप ऐसा नहीं है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो, ये ऑफेंस कर सकता है, आपने उसको जेल में डाल दिया पूरी लाइफ के लिए, उसकी लाइफ ही खत्म कर दी, उसने तो कोई ऑफेंस ही नहीं किया। तो इसमें भी बड़े सारे सेफ गार्ड्स दिए गए कि ये 3 मंथ्स के लिए मैक्सिमम हो सकता है, और उसके बाद अगर इसको बढ़ाना है तो स्पेशल जजेस की परमिशन लगती है, हाई कोर्ट की बेंच की परमिशन लगती है कि अगर आप उसको बियॉन्ड लेकर के जाना है। ऑल्दो ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू नीड टू नो व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, देन आफ्टर द यूथेनेसिया, एक्टिव एंड पैसिव। अब ये हमने कंप्लीट कर लिया आपका आर्टिकल 20, 21, 19, दिस वी कंप्लीटेड। अब देखो हम आपका करेंगे आर्टिकल 23 एंड 24, जो आपके होते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये 2 आर्टिकल हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जो आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन पे आते हैं। इससे पहले 5 मिनट्स का ब्रेक है, फिर उसके बाद हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, बट एटलीस्ट बी देयर इन द क्लास। if there will be only one student in the class, or there will be nobody, it is not possible for me to continue this class, na? So at least be there. We'll just start this class after 5 minutes, and this time is there. See, जब हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करते हैं ना, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है, किसी को उसके राइट से डिप्राइव करना, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लॉइटेशन। कि अगर मान लो आप एक कंपनी चलाते हो, आप अपने एम्प्लॉयज को जो लेबर लॉस अलाउ करते हैं ना, 8 आवर्स का काम कराना है, आप उनको ऑफिस में 15 घंटे बिठा के रखते हो, दिस इज नथिंग बट एक्सप्लॉइटेशन। आप अपने घर में हाउस हेल्प को हायर करते हो, आप उनसे जो काम रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा काम कराते हो, आप उनको उनके लिए पैसा नहीं देते, आप उनको कम पैसा देते हो, दिस इज ऑल एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, तो उसको हम पढ़ते हैं आर्टिकल 23 एंड 24 में। अब देखो जो आपका आर्टिकल 23 है, ये 2 चीजों की बात करता है। पहली है आपकी प्रोहिबिशन ऑन ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब देखो इन चीजों का पर्पज ये है, याद नहीं करना है, लेकिन ट्रैफिकिंग का मतलब तो समझ आना चाहिए क्या होता है। ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि अगर मान लो कोई एक ह्यूमन बीइंग है ना, उसकी ट्रैफिकिंग नहीं की जा सकती। अब जैसे इंडिया में आपने अगर देखा होगा, प्रोस्टिट्यूशन को लेकर के कंप्लीट प्रोहिबिशन है। प्रोस्टिट्यूशन क्या है, कि अगर मान लो कोई एक फीमेल है, शी इज इन्वॉल्विंग इन अ सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉर मनी ओनली, व्हाट डज दैट मीन्स, दैट मीन्स दैट इज द ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब वहां पे हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी प्रोस्टिट्यूशन के लिए एक्सप्लिसिटली बात नहीं किया है। जैसे हमने आर्टिकल 19 हमने पढ़ा ना, वो आपका बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस कहीं पे भी नहीं दे रखा, लेकिन उसके अंदर इंप्लाइड है कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उस चीज को इंक्लूड करता है कि जैसे हमारे पास फ्रीडम है ना, वैसे ही जो मीडिया हाउसेज है उनके पास भी फ्रीडम है। उसी तरह से जो आपको प्रोहिबिशन ऑन ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग होता है ना, कि ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग को कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दिया गया। पहले के टाइम में अगर आप जैसे मूवीज देखोगे ना, जैसे उसमें दिखाते हैं कि कोई एक गुलाम है, उसकी पूरी एक मार्केट लगती है कि ही इज माई फेवरेट दैट स्लेव। स्लेवरी पहले क्या थी, पहले एक लीगल प्रोफेशन थी कि एक एक गुलाम होता है, उसको खरीदा जाता है। तो ये क्या था, दिस इज ऑल एन एग्जांपल ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ लाइक ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि आपको ह्यूमन बीइंग को आप सेल करते हो, परचेज करते हो एक ओपन मार्केट में, कंप्लीट प्रोहिबिशन इज देयर
ऑन दैट थिंग। तो पहला क्या है, प्रोहिबिशन ऑन ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब ये किसको, अब इसी में आपका वो आता है, इसीलिए जो प्रोस्टिट्यूशन है ना वो इसके अंदर कवर होता है। If there is a female who is involving in a sexual intercourse just for the sake of money, that is what, that is also coming under the definition of trafficking of human being। कि आपने क्या किया, और ऐसा बहुत होता है। जैसे अभी आपने एक मूवी आई थी गंगूबाई काठियावाड़, उसमें क्या था कि जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, जो 16 ईयर्स, जिनकी एज बहुत कम है, उनको गांव से उठा करके एक एक जगह ला करके रख दिया गया, एंड दे आर बीइंग फोर्स्ड फॉर द फॉर प्रोस्टिट्यूशन। तो वो सब पे क्या है, कंप्लीट प्रोहिबिशन इज देयर, प्रोहिबिशन ऑन ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। फिर उसके बाद आपका आता है प्रोहिबिशन ऑन बेगार सिस्टम। अब देखो बेगार क्या होता है, कि जैसे मान लो इफ आई एम वर्किंग समवेयर, सो आई एम इंटाइटल्ड टू गेट सम मनी आउट ऑफ इट ना। अगर आप मान लो आप कहीं पे काम करने के लिए जाते हो, आप कोई सर्विस लेते हो, यू आर पेइंग फॉर दैट सर्विस। अगर आप नेटफ्लिक्स का रिचार्ज करते हो ना, आप नेटफ्लिक्स को पे करते हो। अब अगर मान लो आपके घर पे कोई काम करने के लिए आता है, आपके घर पे कोई हाउस हेल्प आता है काम करने के लिए, आपने उसको पैसे नहीं दिए, आपने उससे फ्री में काम कराया, आपने उसको एक्सप्लॉइट किया, दिस इज प्रोहिबिटेड। इसको हम क्या बोलते हैं, बेकार सिस्टम। अब कोई भी हो, आप उसको बेकार की तरह से, मतलब बेकार सिस्टम में नहीं ट्रीट कर सकते। आप किसी से भी फ्री में काम नहीं करा सकते। इसीलिए अगर आपने देखा होगा, जैसे मान लो जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, जिनको जेल हो जाती है, उनको ऐसा नहीं होता कि उनको अगर जेल हो गई तो उनके जेल में उनसे काम कराया जाता है। ने नॉर्मल लाइफ में बहुत सुना है कि जेल में वो चक्की आटा पीसना होता है, ये चीजें। ऑल्दो दिस इज नॉट करेक्ट, लेकिन वहां पे जेल के अंदर फार्मिंग होती है, जेल के अंदर स्कूल की चेयर्स बनती हैं, जेल के अंदर रस्सियां बनती हैं। तो अलग अलग जेल में अलग अलग, जैसे बक्सर जेल में क्या होता है कि जेल में रस्सियां बनती हैं, जैसे अभी निर्भया केस में जो फांसी दी गई वहां से वो रस्सियां मंगाई गई। दिल्ली स्कूल में जो जो टेबल चेयर आती हैं वो कौन बनाता है, वो आपकी तिहाड़ जेल में बनती हैं। तो जेल के अंदर एक वो भी होता है कि आपको काम भी करना है। कुछ ऐसे प्रिजनर्स होते हैं जो कुकिंग करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फार्मिंग करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जैसे मान लो इफ यू आर अ डॉक्टर, आपको कन्विक्ट किया गया, आपको जेल में ट्रीटमेंट करना है, बिकॉज आपके पास वो एक्सपर्टीज है। तो अब ऐसा नहीं है कि आपको वो काम फ्री में करना है, वहां पे भी आपको एक मिनिमम वो पे किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना रिगरस इम्प्रिजनमेंट। कि अगर आप जेल में जाते हो तो आपको इम्प्रिजनमेंट तो होती है, लेकिन आपको वहां काम कराया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई तो आप पूरी लाइफ जो जेल में रहोगे ना, फ्री का खाने वाले हो, आपको वहां काम भी करना पड़ेगा। तो वो काम का लेकिन गवर्नमेंट आपको पैसा देती है, कि आपने जितना काम किया आपको उतना पैसा मिलता है। दिस इज वॉट, कहाँ से आपको ये पावर आती है, आर्टिकल 22 में आपको दे रखा है बेकार सिस्टम। पहला इसका क्या है, प्रोहिबिशन ऑन ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये सभी चीजें क्या है, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आती है। फिर उसके बाद आपका लास्ट जो आर्टिकल हमें करना है इसमें, वो आपका होता है आर्टिकल 24। देखो आर्टिकल 24 क्या होता है, आर्टिकल 24 होता है, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन अ लेमन लैंग्वेज। कि अगर मान लो कोई एक बच्चा है ना, तो आप उसको क्या है, आप उसको रिग्रेस उसमें आप हैजार्डस एक्टिविटी में उसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। दिस इज द मीनिंग, कि जो चिल्ड्रंस है उनको आप एम्प्लॉयड नहीं कर सकते, अगर वो क्या है, अगर वो माइनर। दिस इज द मीनिंग। अब देखो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखो आपका जो आर्टिकल 24 होता है ना, ये किसके बारे में बात करता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस एक्टिविटीज। अब देखो यहाँ पे ये दे रखा है कि जो प्रोहिबिशन है ना चाइल्ड लेबर पे, जो आपका प्रोहिबिशन है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हजार्डस एक्टिविटीज, मतलब इसका क्या होता है कि आप उनको किसी ऐसे काम में नहीं लगा सकते। जैसे एक डिबेट बहुत चलती है ना कि ये फिल्म एक्टर्स भी तो हैं, जो छोटे छोटे कलाकार होते हैं वो काम कर रहे होते हैं टीवी सीरियल्स पर, तो उनको क्या है, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन हैजार्डस एक्टिविटीज। पहले क्या किया था, गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया
कि कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन एनी एक्टिविटी, कि जो चाइल्ड है ना वो किसी भी काम को नहीं कर सकता, ऐसा लॉ पहले बनाया गया। लेकिन अब जैसे मान लो जैसे विलेज होते हैं, गांव होते हैं, वहां पे क्या होता है कि कोई एक बच्चा है, एक पूरी फैमिली में जो फैमिली है वो फार्मर्स फैमिली है, वो क्या करते हैं, वो खेती करते हैं, वो फार्मिंग करते हैं, तो अब वो बच्चों की हेल्प लेते हैं। अब अगर आपने ऐसा कोई लॉ बना दिया जो कोई फॉलो ही नहीं कर रहा, अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे पूरी फैमिली काम करती है। हर एक जगह आप देखोगे कि पूरी फैमिली काम करती है, एक फार्मर है, वो ऐसा नहीं है कि वो लेबर हायर करके काम करेगा, उसके बच्चे और वो मिल करके काम करते हैं अपने खेतों में। तो ऐसा लॉ बनाने का क्या मतलब कि जिसको कोई फॉलो ही ना करे। इसीलिए फिर गवर्नमेंट ने आगे इसमें ऐड किया कि जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन है ना, वो केवल हैजार्डस एक्टिविटीज में है, कि कोई आप ऐसा काम नहीं करा सकते जैसे मान लो फैक्ट्रीज में एम्प्लॉय कर दिया गया बच्चों को, दैट इज नॉट अलाउड। और कहाँ पे ये अलाउ है, जैसे मान लो फैमिली ओन्ड फर्म है या फैमिली ओन्ड प्रोफेशन है, उसमें जो बच्चे हैं उनको काम करना अलाउड है, कि आप आपके घर में खेती होती है, आप उसमें जाकर के काम कर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको स्कूल आवर्स के बाद काम करना है, कि आपके जो एजुकेशन है ना वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन लॉ में जैसे ही लूप होल दिया गया आपकी फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए, उसका मिसयूज हो जाता है। लॉ ने आपको क्या बोला कि आपके पास स्कूल आवर्स के बाद काम करने का वो है, लेकिन उसका मिसयूज कितने लेवल पे होता है कि जो बच्चे होते हैं, जो जो टीवी सीरियल्स वगैरह में काम करता है, दे आर वर्किंग फॉर डे एंड नाइट, दे आर वर्किंग फॉर 15 आवर्स 18 आवर्स शिफ्ट दे आर डूइंग। तो ऐसा होता है। दिस इज अबाउट आर्टिकल 23 एंड 24। 23 किसके बारे में बात करता है, प्रोहिबिशन ऑन ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड बेगार सिस्टम। 24 किसके बारे में बात करता है कि ये चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट को, जो जो एज जिनकी नहीं है, जिनकी एजुकेशन की एज, अब छोटे बच्चे को आप किसी हजारडस एक्टिविटी में काम करने के लिए भेज रहे हो, मतलब आपने क्या किया, आपने उसका बचपन खराब कर दिया। तो दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ आर्टिकल 23 एंड 24। अब देखो कल की जो क्लास होगी उसमें हम आपका आर्टिकल, ये फंडामेंटल राइट्स हम कंप्लीट कर रहे हो, क्या क्या चीजें करेंगे, आर्टिकल 25 से 28 डिस्कस करेंगे कल का, मतलब नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम आर्टिकल 25 से 28 तक डिस्कस करेंगे, जो आपके राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, क्या क्या राइट्स हैं, प्रैक्टिस प्रोफेस प्रोपोगेट द रिलीजन, उसमें क्या रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद दूसरा आपका क्या है, आर्टिकल 29 एंड 30, जो राइट टू रिलीजियस माइनॉरिटी है, ये हम करेंगे। अब देखो पर्पस क्या है पहले बताने का, कि आप थोड़ा बहुत अपनी साइड से भी पढ़ सकते हो। और तीसरा जो हम करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये तो राइट पढ़ लिए, लेकिन अगर इन राइट का वायलेशन होगा तो आप कोर्ट कैसे जाओगे, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अब आज की क्लास में हमने आपका राइट टू फ्रीडम डिस्कस किया और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में आपका राइट टू रिलीजन, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस रिलीजन, देन आफ्टर दैट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ये चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उससे पहले आज की क्लास में कोई भी डाउट है आपका, इज देयर एनी क्वेश्चन दैट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो भी हमने पढ़ा, नाउ यू गाइस कैन आस्क मी।